समय के साथ साथ पुरुषाधिक्य समाज में जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, समाज के बर्ताव से स्त्री को नीचा दिखाने का हर अवकाश का सद्विनियोग किया गया और हर अवसर पर स्त्री को नीचा दिखाया जाता था। उसके कारण हर एक मनुष्य में जो स्त्री तत्व है वो बुरी तरह घायल हुआ। तो जब हमारा स्त्री तत्व घायल हुआ तो हमारे अंदर के दो खजाने हैं, हर एक मनुष्य में खजाने हैं। एक है प्रेम का खजाना और एक आनंद का खजाना। इन दोनों खजानों से हमारा संपर्क हम खो बैठे और जैसे ही मनुष्य अपने अंदर के प्यार और आनंद से संपर्क खो बैठता है तो उसके मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका प्रभाव उसके पुरुषत्व पर भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्निश जी द्वारा रचित इस अद्भुत किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, 8वां अध्याय सीता मैया के बारे में हमें लक्ष्मी देवी से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हमने इस अध्याय के जरिए सीता माँ के बारे में और जिस प्रकार रामायण हमारे सामने इस जमाने में प्रस्तुत की जा रही है उसके बारे में हमने कितना कुछ जाना। माँ के जो अग्नि प्रवेश की घटना के बारे में रामायण के द्वारा हमने जानी। हमने ये भी मालूम किया कि वो वाल्मीकि रामायण से कितना अलग है। तो यही नहीं दोस्तों, उस जमाने के समाज के बारे में जितना कुछ रामायण में लिखा गया, हमें माँ के द्वारा ये भी ज्ञात हुआ कि पितृसत्तात्मक समाज में रामायण दोबारा से लिखने के लिए काफ़ी लोग आए जिन्होंने रामायण का रूप बदल दिया। कई नई बातें रामायण में जोड़ी गई जो सही नहीं थी दोस्तों। तो यहाँ पर माँ हमें एक और बात ये बताती है कि भले ही वाल्मीकि की जो रामायण थी वो समय के साथ उसमें काफ़ी बदलाव लाए गए, उसमें कई अध्याय जोड़े गए, पर वाल्मीकि द्वारा रचित उस जमाने में एक और किताब है जो आज भी एकदम बिल्कुल वैसी ही है जैसे तब लिखी गई थी। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आनंद कर्निश जी जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसी कौन सी किताब है रामायण के अलावा जो वाल्मीकि जी ने लिखी और आज भी वो उसी रूप में संरक्षित है, हमारे सामने है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि ये एक ऐसी किताब है जिसके जरिए वाल्मीकि जी ने राम जी को गुरु के रूप में काफ़ी ज्ञान दिया और इसी किताब के द्वारा जितना भी ज्ञान राम जी ने प्राप्त किया उससे राम जी को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में काफ़ी लाभदायक, काफ़ी वो लाभ हुआ उस ज्ञान से। तो आनंद कर्निश जी पूछ रहे हैं, माँ क्या वो योग वशिष्ठ किताब है? तो माँ कहती है, हाँ बेटा वो योग वशिष्ठ है। तो यहाँ पर आनंद कर्निश जी कह रहे हैं कि माँ मेरी ये दो बड़ी ही मेरी फेवरेट किताबें हैं, एक है योग वशिष्ठ और दूसरा है अष्टावक्र गीता। और जैसे कि आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे दोस्तों, जो योग वशिष्ठ है, ये जो ग्रंथ है, ये जो किताब है, ये वशिष्ठ जी और राम जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं, उनके कुल गुरु हैं राम जी के। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, इससे पहले मैंने वाल्मीकि कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ। पर यहाँ पर माँ ये कह रही है कि ये जो आनंद कर्निश जी माँ से पूछ रहे हैं कि ये जो योग वशिष्ठ है, जैसे हम नाम से ही जानते हैं कि ये वशिष्ठ जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो ये किताब एक संवाद है राम जी और वशिष्ठ जी के बीच में। और जो अष्टावक्र गीता है जिसके बारे में आनंद कर्निश जी कह रहे हैं कि जो उन्हें बहुत पसंद है ये किताब, वो वार्तालाप जनक महाराज और एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि जिनका नाम अष्टावक्र है, उन दोनों के बीच की कहानी है दोस्तों, उन दोनों के बीच का वार्तालाप है। तो माँ कहती है कि हाँ बेटा, मैं बहुत ही भाग्यशाली थी उस जन्म में कि मुझे एक इतने ज्ञानी पिता मिले जिनका अष्टावक्र जी के साथ संवाद अष्टावक्र गीता के रूप में बाहर आया। और ये ही नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे अत्यंत प्रेम करने वाले पति भी मिले,
और माँ बहुत ही अच्छी तरह से मुस्कुराती हुई हंस रही है, कह रही है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली थी कि उस अवतार में मुझे एक ऐसा पिता मिला जो इतना ज्ञानी था और मुझसे इतना अत्यधिक प्रेम करता था। और वही नहीं, जो मेरे पति थे श्री राम, वो भी मेरे से इतना अधिक प्रेम करते थे। तो दोस्तों, ये जो सीता माँ का ये जो अध्याय है, 8वां अध्याय, यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब हम अध्याय 9 प्रारंभ करते हैं दोस्तों, और इस अध्याय का नाम है घायल हुआ स्त्री तत्व और घायल हुआ पुरुषत्व। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था दोस्तों कि समय के साथ साथ पुरुषाधिक्य समाज में जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, समाज के बर्ताव से स्त्री को नीचा दिखाने का हर अवकाश का सद्विनियोग किया गया और हर अवसर पर स्त्री को नीचा दिखाया जाता था। उसके कारण हर एक मनुष्य में जो स्त्री तत्व है वो बुरी तरह घायल हुआ। और जब भी स्त्री तत्व घायल होता है दोस्तों, तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमारी अंदर की दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि स्त्री तत्व हमारा आंतरिक दुनिया है और पुरुषत्व हमारा बाहरी दुनिया है। तो जब हमारा स्त्री तत्व घायल हुआ तो हमारे अंदर के दो जो खजाने हैं, हर एक मनुष्य में खजाने हैं, एक है प्रेम का खजाना और एक आनंद का खजाना। इन दोनों खजानों से हमारा संपर्क हम खो बैठे। और जैसे ही मनुष्य अपने अंदर के प्यार और आनंद से संपर्क खो बैठता है, तो उसके मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका प्रभाव उसके पुरुषत्व पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार समाज के बर्ताव ने हर मनुष्य के स्त्री तत्व और पुरुषत्व को घायल कर दिया दोस्तों। तो आइए इस अध्याय में हम थोड़ा और जाने माँ से कि ये जो घायल हुआ समाज का स्त्री तत्व और पुरुषत्व, उसके कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी माँ से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। आनंद कर्णेशी माँ से कहते हैं कि माँ, क्या आप ये बता सकती हो कि जैसा कि आपने कहा है कि स्त्री तत्व और पुरुषत्व समाज का घायल हुआ, क्या हमें विस्तार से बता सकते हो इस घायलता के बारे में। तो माँ कहती है कि बेटा, समाज के घायल स्त्री तत्व और समाज के घायल पुरुषत्व को समझने के पहले हमें कुछ और विस्तार से समझना होगा। इस विश्व में हर एक चीज में द्वंद्वता है, जिसे हम कहते हैं ड्यूअलिटी। हर एक चीज में, जीवन के हर एक चीज में, चाहे वो जीवित हो या जैसे हम लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, सब में सबका एक दो तरफा है, सबके दो चेहरे होते हैं, एक स्त्री तत्व और पुरुषत्व। तो सृष्टि का ये नियम है, ये ड्युअलिटी के कारण ही ये समस्त सृष्टि हमारे सामने इस रूप में है दोस्तों। माँ कहती है कि जो हमारा हृदय है उसका गुण क्या है। हृदय सबको साथ लेकर आता है, सबको जोड़ता है, सबका पालन पोषण देखभाल करता है। तो ये एक स्त्री गुण है दोस्तों, पालन पोषण करना, सबको जोड़ कर रखना। तो इसलिए हम हृदय को एक स्त्री तत्व का गुण कहते हैं। तो हृदय जो है वो फेमिनिन है दोस्तों, क्योंकि वो सबको जोड़ कर रखता है। जो मन है वो हर एक चीज को अलग अलग करके देखता है, और ये ही नहीं, मन सृष्टि करता है। मन बाहरी रूप से सृष्टि करता है। आज जो भी सृष्टि हमारे सामने है, जैसे आपके सामने फोन है, कंप्यूटर है, ये सब हमारे दिमाग से निकली हुई सोच की वजह से हमारे द्वारा की गई सृष्टि है। तो माँ कहती है कि इसको गौर से समझो। जो हृदय है, हृदय की ये खासियत है कि प्रेम, जो प्रेम हृदय से आता है वो सबको मिलाकर रखता है, जोड़ के रखता है, सबका पालन पोषण होता है, सब बहुत नर्चर होते हैं प्रेम के कारण। इसलिए जो हमारा हृदय है वो फेमिनिन है। पर हमारा जो मन है हर चीज को तोड़ फोड़ कर अलग अलग करके देखता है, और समस्त सृष्टि का जो कारण है वो मैस्कुलिन है, पुरुषत्व है। क्योंकि पुरुषत्व बाहर की तरफ देखता है, स्त्री तत्व अंदर की तरफ जाता है।
बाहर की तरफ देखना मतलब सृष्टि करना, जो भी सृष्टि हम करते हैं इस विश्व में वो बाहरी रूप से करते हैं, हमारे अंदर नहीं दोस्तों। तो जो भी बाहर की रूप से सृष्टि हो रही है उसका मूल क्या है? हमारा मन। तो मन हमारा पुरुषत्व है, मैस्कुलिन, और जो हृदय है वो फेमिनिन है। और माँ ये भी कहती है कि ये समझो बेटा कि जो हृदय है वो सूर्य की शक्ति का प्रतीक है, और वो आत्मा की परिशीलनता, मतलब आत्मा का परिशीलन करता है। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब हम अंदर की तरफ अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, अपने बारे में और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। और जब हृदय से हम काम लेते हैं तो हमारे अंदर की जो चमक होती है वो चमक बढ़ती है। जो हम कहते हैं हमारे अंदर की जो ज्योति है, वो ज्योति उसकी जो कांति है वो हर जगह फैलती है। तो दोस्तों माँ यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में पहले हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो है क्या। तो माँ कहती है कि हर एक चीज के दो मुद्दे होते हैं, ड्युअलिटी, द्वंद्वता, और वो द्वंद्वता ही फेमिनिन और मैस्कुलिन है। जो हृदय है वो फेमिनिन का प्रतीक है, और जो मन है वो मैस्कुलिन का प्रतीक है। जो हृदय है वो सूर्य शक्ति को दिखाता है, और सूर्य शक्ति एक ऐसी चमक है जो कहीं भी हो, छुप नहीं सकती। और ये जो हृदय है वो हमारे अंदर के, हमारी आत्मा को जगाता है, हमारे अंदर जाने की हमें प्रेरणा देता है। पर ये जो हमारा मन है वो चंद्रमा की शक्ति जैसा है, जो जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। इसका मतलब उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, और उसको चमकने के लिए किसी और की रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो मन की अपनी कोई रोशनी नहीं है। मन को काम करने के लिए शक्ति कहीं से लेनी पड़ती है। जैसे चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य की शक्ति की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मन की अपनी कोई कांति नहीं होती। तो दोनों समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। माँ यहाँ पर हमें फेमिनिन और मैस्कुलिन ये दोनों समझाने की कोशिश कर रही है। एक को सूर्य की शक्ति और सूर्य की कांति से तुलना की गई है, और जो मन है वो चंद्र कांति की तरह है, जिसको चमकने के लिए कहीं और से रोशनी प्राप्त करने की जरूरत है। तो ये सब सुनते हुए आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं, तो माँ आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो सूरज है वो फेमिनिन है और जो चंद्रमा है वो मैस्कुलिन है। तो माँ यहाँ पर और भी गंभीर रूप से, गहरे रूप से समझाने की कोशिश कर रही है। माँ कहती है कि बेटा जो सूरज है, सूरज का गुण ये है कि जिंदगी प्रदान करना। जिंदगी सूरज कैसे प्रदान करती है दोस्तों? सूर्य है तो पानी है, खाना है, सब कुछ सूर्य की रोशनी से ही, पेड़ पौधे, जो भी खाना हमें प्राप्त करता है, जिसके कारण आज जीवन है, जो जिंदगी कायम है इस पृथ्वी पर, वो सूर्य के कारण है। तो सूर्य जिंदगी देता है। माँ ये कहती है कि एक बच्चे के बारे में सोचो जो अपने माँ के बाहों में, माँ के गोद में है। वो कितना सुकून से माँ की गोदी में, माँ के आलिंगन में बड़े सुकून में रहता है एक छोटा सा बच्चा। वो सुकून ही हमें सूर्य भगवान भी देते हैं। जो कांति, जो गर्मी, जो वार्मथ हमें सूर्य भगवान से इस धरती पर प्राप्त होती है, वो एक ऐसा सुकून है जो बच्चा अपने माँ के गोद में प्राप्त करता है। तो इसीलिए इसको फेमिनिन एनर्जी से इसकी तुलना की गई है। एक माँ के गोद में अगर बच्चा है तो कितना अपने आप को सेफ, सुरक्षित और सुकूनता जो मिलती है, सूर्य की रोशनी में भी हमें वही सुकूनता मिलती है। इसलिए उसे फेमिनिन एनर्जी, स्त्री तत्व की शक्ति से उसकी तुलना की गई है। पर अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा कहीं दूर रात में दिखता है, और चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं रहती, चंद्रमा की कोई अपनी गर्मी नहीं रहती। हम देख सकते हैं चंद्रमा को, पर ये जब बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है, वो बाप को पहचानता है, पर बाप की गोदी में वो वही सुकूनता नहीं प्राप्त कर सकता जो माँ की गोदी में प्राप्त करता है। तो चंद्रमा भी बिल्कुल पिता के समान है, जो है वहां पर, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी होती है,
पर सूर्य की गर्मी और सूर्य के उपस्थिति में जो सुकूनता है, उसकी तुलना हम चंद्रमा से नहीं कर सकते। इसलिए एक को हम फेमिनिन एनर्जी और दूसरे को हम मैस्कुलिन एनर्जी से तुलना कर रहे हैं। तो माँ देखिए कितने अच्छे से हमें समझा रही है, माता और पिता के पात्र से तुलना करते हुए। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी पूछ रहे हैं कि माँ, आपने जो अभी हमें समझाया, जैसे सूर्य को फेमिनिन एनर्जी से तुलना करके और चंद्रमा को मैस्कुलिन एनर्जी से, और माँ और पिता के साथ उसकी तुलना करते हुए जिस प्रकार आपने बताया, ऐसे ही हमारे जो एंशियंट, जो हमारे पुराने काफ़ी सभ्यताएं हैं, जो मातृ सत्तात्मक सभ्यताएं हैं, वहाँ पर ऐसे ही सिखाया जाता था कि जो सूर्य है वो स्त्री तत्व का प्रतीक है और जो चंद्रमा है वो पुरुषत्व का प्रतीक है। पर ये सब कब बताया जाता था? मातृ सत्तात्मक समाज में, प्राचीन मातृ सत्तात्मक समाज में यही बताया जाता था। पर समय के साथ साथ मानवों ने ये सब बदल दिया। इसलिए बदला क्योंकि चंद्रमा को पुरुषत्व के साथ जब उसकी तुलना हुई और सूर्य के साथ जब स्त्री तत्व को जोड़ा गया, तो उन्हें ये लगा कि अरे, सूरज तो चंद्रमा से शक्तिशाली है, तो ये ठीक नहीं है कि चंद्रमा को पुरुषत्व का प्रतीक माना जाए और सूर्य को स्त्री तत्व का प्रतीक। इसीलिए पुरुषत्व को अधिक दिखाने के लिए फिर से चंद्रमा और सूरज का भी ये जो तुलना है वो भी समय के साथ बदल दिया गया। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? यहाँ पर आनंद गणेश जी ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ माँ ने हमें अभी तक बताया स्त्री तत्व और पुरुषत्व शक्तियों के बारे में, हमारे प्राचीन मातृ सत्तात्मक सभ्यताओं में भी यही बताया जाता था। पर समय के साथ साथ ये सब बदल दिया गया और सूरज को पुरुषत्व का प्रतीक बताने लगे, क्योंकि सूरज चंद्रमा से काफी शक्तिशाली है और प्रतीक आता है, क्योंकि सूरज बड़ा है, उसकी अपनी रोशनी है। तो पुरुषाधिक्य समाज में ये उन्हें ठीक नहीं लगा, तो इसलिए उसको बदल दिया गया। तो माँ कहती है वो बात सही है बेटा, कि जो भी कुछ बदलाव समय के साथ लाया गया वो पुरुषत्व को अधिक दिखाने के लिए ये बदलाव लाया गया। तो सूरज और चंद्रमा के बारे में माँ बता रही है कि वो कौन से शक्तियाँ हैं, स्त्री तत्व है या पुरुषत्व है। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी पूछ रहे हैं कि जो पंचभूत हैं उसके बारे में भी क्या आप बता सकते हो कि कौन से पंचभूत स्त्री तत्व से उनकी तुलना होती है और कौन से पंचभूत पुरुषत्व की शक्तियों से उसकी तुलना होती है। तो माँ हमें चंद्रमा और सूरज ही नहीं, आगे बढ़ के हमें और भी बता रही है। माँ कहती है कि बेटा, जो पुरुषत्व की शक्ति है जिसको मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं, इसके पहले भी हमने मन के द्वारा माँ ने बताया था कि ये विभाजन करता है, सबको अलग अलग करता है। पर जो स्त्री तत्व है वो सबको जोड़ कर रखता है। तो हम पंचभूत के बारे में बात करने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पुरुषत्व विभाजन करता है, विभाजित करता है, सबको विभाजित करता है, सबको अलग अलग दिखाता है, और स्त्री तत्व सबको जोड़ कर रखता है। माँ कहती है आध्यात्मिक रूप से भी अगर आप देखो तो जो वायु है वो हमारे सोच की प्रतीक है। जो हमारी सोचें जो होती हैं वो वायु से उसकी तुलना की जाती है। जो हमारा भौतिक रूप है वो भूतत्व से उसकी तुलना की जाती है। जो जल है वो हमारे मनोभावनाओं से उसकी तुलना की जाती है। और जो अग्नि है वो हमारे अंदर की जो सेंसुअलिटी है, जो हमारे डेलिकेसी है, हमारी जो सेक्सुअलिटी है, हमारे अंदर का जो इंसाइट है, इस सब का अग्नि के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो माँ बता रही है कि कौन सा पंचभूत किस प्रकार, मतलब किसके साथ हमें उसका संबंध देखते हैं। तो हमारे सोच को वायु तत्व के साथ जोड़ा जाता है, हमारे भौतिकता को
भूमि के साथ, भूतत्व के साथ, हमारे मनोभावना इमोशंस को जल तत्व के साथ, और जो हमारे अंदर सेंसुअलिटी, हमारी डेलिकेसी, हमारे अंदर की प्रेरणा जो होती है इनसाइट, उसको अग्नि तत्व के साथ उसको जोड़ा गया है। माँ कहती है कि पंचभूतों में से जो 2 भूत हैं, जो वायु और भूमि है, ये दोनों पुरुषत्व की शक्तियां हैं, मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, क्योंकि ये विभाजित करते हैं, वायु और भूमि तत्व। इसीलिए पुरुषत्व के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि ये विभाजन करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने सुना दोस्तों कि जो वायु तत्व है वो हमारा सोच है, और सोच हमेशा दिमाग से आता है। और इससे पहले भी हमने सोचा था, जो मन का उपयोग करके जहां हम सोचते हैं, या दिमाग या मन, वो सबको अलग अलग करता है। जो क्रिएटिविटी आता है वो हमारे सोच के साथ। तो सोच वायु तत्व से जुड़ा है, इसलिए वो मैस्कुलिन है। हमारी भौतिकता जो है वो धरती से जुड़ी हुई भूतत्व से, वो भी मैस्कुलिन है, क्योंकि वो सबको अलग अलग करता है। अग्नि तत्व और जल तत्व सबको एक करते हैं, इसलिए वो स्त्री तत्व का प्रतीक है। तो दोस्तों याद रखिए कि जो अग्नि है, जहां पे अग्नि लगती है वहां पर क्या होता है, चीजें अलग अलग नहीं रहती, सबको भस्म करके एक कर देती है। पानी भी ऐसा है, सबको जोड़ कर रखता है ना दोस्तों। पानी जब बहता है तो सबको जोड़ते हुए जाता है। जहां भी चीजें जुड़ती हैं वो स्त्री तत्व का प्रतीक है। तो माँ कहती है कि जो मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं, जो पुरुषत्व की जो शक्तियां हैं हमारे में, वो बड़ी भौतिकता से भरी हुई रहती है। और यही नहीं, वो हमारे दिमाग से, इंटेलेक्ट से संबंधित रहती है। हमारी जो लॉजिकल माइंड है, ये सब पुरुषत्व के एनर्जी से संबंध रखती है। तो हमारा जो ब्रेन है, जिसे हम सब जानते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन हमारा एनालिटिकल माइंड है, जो सबको एनालिसिस करके देखता है, लॉजिक के साथ देखता है दोस्तों। ये सब कुछ जहां पर हम लॉजिक का उपयोग करते हैं, हमारे भौतिकता का उपयोग करते हैं, ये सारे मैस्कुलिन एनर्जीज हैं। फेमिनिन एनर्जीज क्या है? फेमिनिन एनर्जीज वो है दोस्तों, जैसे हमें कभी कभी हमारे मन में प्रेरणा जागती है, हमारे इनसाइट्स, हम भावुक हो जाते हैं, हम इंट्यूटिव हो जाते हैं, ये सब हमारे राइट ब्रेन से हमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये एनर्जीज जो हमारे राइट ब्रेन से आती हैं, वो सारी फेमिनिन एनर्जीज है, क्योंकि वो सबको जोड़ कर रखने का प्रयास करती है। तो माँ इतने अद्भुत रूप से हमें पंचभूतों को बता रही है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा मैस्कुलिन है। और ये भी नहीं, मनुष्य के रूप में जहाँ हम अपने मन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम लेफ्ट ब्रेन का, राइट ब्रेन का, कौन से समय पर कौन सी एनर्जीज काम करते हैं, माँ ने हमें कितने अद्भुत रूप से ये बताई है। माँ ये भी कहती है कि इस भौतिक रूप में, इस मनुष्य के रूप में जो रियलिटी हम देखते हैं, वो रियलिटी हमारे लिए कौन से चश्मे से हम देख रहे हैं, वो हमारे द्वंद्वता के चश्मे से। और वो द्वंद्वता का चश्मा कौन सा है दोस्तों? फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ा हुआ ये जो हमारा चश्मा है, उसके जरिए हम जिंदगी में सब कुछ हम उसी के जरिए देख रहे हैं। आज हम अपने समाज को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, हमारे चारों ओर के विश्व को देख रहे हैं, वो सब हम एक ऐसे चश्मे से देख रहे हैं जहां पर स्त्री तत्व की शक्तियां और पुरुषत्व की शक्तियां दोनों हैं। तो माँ कहती है कि ये एक धारा है, एक प्रवाह है। कैसा प्रवाह? जिसमें स्त्री तत्व और पुरुषत्व मिला हुआ है। कभी स्त्री तत्व उभरता है तो कभी पुरुषत्व उभरता है। तो जब स्त्री तत्व उभरता है तो सबको एक जोड़े रखता है, जब पुरुषत्व उभरता है तो सबको विभाजित करता चला जाता है। तो ये जो जिंदगी है वो सिर्फ स्त्री तत्व या पुरुषत्व का अकेला खेल नहीं है, पर दोनों के मिलने से हमारा विश्व बनता है। तो माँ कहती है, उदाहरण के लिए, जो हमारा जो भौतिक ब्रह्मांड है, जो भौतिक रूप से हम इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को देख सकते हैं, वो एक मैस्कुलिन एनर्जी है। कहां से आया है वो
एकत्व से निकला है। तो दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि शून्यता जो एकत्व का साइन है, जो एकत्व का प्रतीक है, वो फेमिनिन एनर्जी है, क्योंकि वो एकत्व है, सबको जोड़ के रखता है शून्यता में। पर जब सृष्टि होती है उसमें से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, ग्रह निकलते हैं, अलग अलग चीजें। सो एकत्व से जब अलग अलग सृष्टि होती है तो एकत्व फेमिनिन हुआ, और ये जो भौतिक विश्व जो इस एकत्व से बाहर आ रहे हैं, जो ग्रह, जो ब्रह्मांड, जो गैलेक्सी आ रहे, ये सब पुरुषत्व के प्रतीक हैं दोस्तों। तो थोड़ा समय लगता है दोस्तों इन सबको समझने के लिए, पर एक चीज इन सब में कॉमन है, जो सामान्य रूप से है, वो ये है कि जहां भी चीजें जुड़ती हैं, चीजें मिलकर रहती हैं, और जो भी सबको जोड़े रखने का प्रयास करता रहता है, वो एक स्त्री तत्व का प्रतीक है। और जो सबको विभाजित करता रहता है, इसमें ये नहीं कि बुरा है या गलत है, बस ये उसका गुण है। जो भी चीज, जो भी तत्व विभाजित करता है, सृष्टि का मूल है, सबको एक एक करके बाहर निकालता है, वो पुरुषत्व का प्रतीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का एपिसोड हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि फेमिनिन एनर्जीज और मैस्कुलिन एनर्जीज, और भी भली बाती से इसे जानने की कोशिश करेंगे। माँ हमें कितने उदाहरण दे रही है। माँ ने हमें सूर्य, चंद्रमा, हमारे पंचभूत, इन सब का उदाहरण देते हुए, एक एक चीज को लेते हुए, हमारे हृदय को, हमारे मन को, इन सब के उदाहरण देते हुए हमें धीरे धीरे समझाया कि स्त्री तत्व क्या है और पुरुषत्व क्या है। स्त्री तत्व सबको जोड़े रखता है दोस्तों, और पुरुषत्व सबको विभाजित करता है। इस सोच के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।